गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों के भरपूर प्यार और सपोर्ट की बहुत ही कद्र करता हूं और इसी तरह से आप लोग लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी प्रमोट करें ताकि मैं आपके लिए रोज़ नए नए कंसेप्ट ला सकूं। ठीक है, आप अपने सारे प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें और मैं उन्हें अगले लेक्चर में, अपने अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आइए आज देखते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि मैकेनिज्म विच स्टिमुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन एंड इनहिबिट द अनदर। ठीक है, किसी जीन को एक्शन करना है कि नहीं करना, बहुत सिंपल भाषा में ऐसे समझा रहा हूँ। हो सकता है कि ये इसमें कॉम्प्लेक्स लगे, मैं आपको बहुत सिंपल में समझा रहा हूँ कि कब किसी जीन को कब एक्शन करना है, कब एक्शन नहीं करना है। तो एक्शन करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा। एक्शन नहीं करना तो उसे रिप्रेस करना पड़ेगा। इसका जो डिसीजन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन करना है। ठीक है, इन यूकैरियोट्स, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इट कुड बी अचीव्ड विद द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ये जब जब डीएनए से आरएनए बन रहा होगा, जब ट्रांसक्राइब बन रहा होगा, ट्रांसक्रिप्ट बन रहा होगा, उस समय पर हम इसको रोक सकते हैं या फिर हम इसे उसके स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में, ये प्रोसेसिंग जो मैंने लिखा है ना, ये एक्चुअली में हम लोग स्प्लाइसिंग की बात कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग के लेवल पर रोक सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स में ये स्प्लाइसिंग नहीं होती है, स्प्लाइसिंग प्रोसेस सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, इसीलिए मैंने इसे यूकैरियोट में लिखा, प्रोकैरियोट में हम इसकी बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। हम जानते हैं न्यूक्लियस का भी एग्जिस्टेंस, हालांकि न्यूक्लियस होगा प्रोकैरियोट्स के पास भी लेकिन पता नहीं चलता है, तो एग्जिस्टेंस की हम बात करें, एग्जिस्टेंस हमें यूकैरियोट्स में पता चलेगा, इसीलिए हम एमआरएनए का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट है उसको रोक करके भी जीन को हम अपने हिसाब से रेगुलेट करवा सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रेगुलेट करवा सकते हैं, उसका स्प्लाइसिंग रोक करके या फिर जल्दी करवा करके हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट है ट्रांसलेशनल लेवल पर, जहां पर कि हम एमआरएनए को ट्रांसलेट करके उससे पॉलीपेप्टाइड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, उस जगह पर भी इसको रेगुलेट किया जा सकता है। इन चार जगहों पर आपसे, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इन चार जगहों पर हम क्या कर सकते हैं कि जीन का रेगुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो वहाँ पर ओपेरॉन मॉडल एक्सप्लेन किया गया फ्रांसिस जैकब एंड जैक्वस मोनार्ड के द्वारा 1961 में। कहाँ पर, एक इंटेस्टिनल बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई, उसमें एक्सप्लेन किया गया। उन्होंने देखा कि ई कोलाई में दो तरह के ओपेरॉन मॉडल्स चलते हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन का काम करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, और उसका नाम था इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन एंड रिप्रेसिबल ऑपरेरॉन, ये नाम इन्होंने दिए। ठीक है, ये इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन जो थी ये लैक ऑपरेरॉन थे, इसी को लैक ऑपरेरॉन भी कहा गया। ये लैक्टोज बेस्ड ऑपरेरॉन थे, इसलिए लैक ऑपरेरॉन कहा गया। और रिप्रेसिबल ऑपरेरॉन जो थे ये टीआरपी ऑपरेरॉन, जो मैंने लिखा है इसका मतलब ट्रिप्टोफैन बेस्ड ऑपरेरॉन है ये। ठीक है, इस कारण से इन्हें ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन कहा गया या फिर टीआरपी ऑपरेरॉन कहा गया। मैंने एक कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन लिया है इन दोनों का। हाँ तो फ्रेंड्स, आइए अब हम क्या करते हैं कि इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल दोनों ही टाइप के ऑपरेरॉन की कंपैरेटिव बात कर लेते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ आइए देखते हैं। यहां हम लेते हैं इंड्यूसिबल और फिर यहां लिखते हैं रिप्रेसिबल। इंडिविजुअल और रिप्रेसिबल दोनों ही टाइप के ऑपरेरॉन की अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। जो जीन्स होते हैं इनके पास, उन जीन्स के बारे में पहले एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। मान लेते हैं कि डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये इसका आई वाला पार्ट है, ये पी और ये ओ। ये आईपीओ बोले तो क्या, ये रेगुलेटर जीन है, ये प्रोमोटर जीन है और ये ऑपरेटर जीन है। और साथ में इसके पास स्ट्रक्चरल जीन के नाम पर जेड, वाई एंड ए होता है। ठीक है, जो जेड है वो जब ये एक्सप्रेस कर रहा होगा तब की मैं बात कर रहा हूं, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है एक्सप्रेस करके। ठीक है, जो वाई जीन है वो परमिएज बनाता है, ये लैक्टोज की
परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा करके लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट होने के रेट को बढ़ाता है। और ये तीसरा जो होता है ये है ट्रांस एसीटाइलेज, ठीक है, ये बनाता है। जब कब? जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा, यानी कि जब जीन स्विच ऑन कंडीशन में होगा। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर इंड्यूसिबल की, तो इंड्यूसिबल जो होता है वो जनरली कैसा रहता है? स्विच ऑफ रहता है, स्विच ऑफ रहता है, यानी कि हमें ये प्रोडक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कब? जनरल कंडीशन में, स्विच ऑफ कंडीशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये आई दिख रहा है आपको, ये आई क्या करता है? ये आई ट्रांसक्रिप्शन होगा, इस आई का ट्रांसक्रिप्शन होगा और ये एक्टिव रिप्रेसर बनाएगा, एक्टिव रिप्रेसर, ये एक्टिव रिप्रेसर बनाएगा। और एक्टिव रिप्रेसर और इनएक्टिव रिप्रेसर क्या होता है हम लोग अभी जस्ट बात कर लेते हैं। एक्टिव रिप्रेसर क्या करेगा? ये जाकर के बाइंड करेगा ऑपरेटर जीन के साथ, और जो एंजाइम इस डीएनए के, इस स्ट्रक्चरल जीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है, इस प्रोमोटर के पास आकर के वो एंजाइम यहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन जब तक ये एक्टिव रिप्रेसर इस ऑपरेटर के साथ बाइंड रहेगा, ये एंजाइम जो है इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो अब जब आगे नहीं बढ़ेगा तो ये प्रोडक्ट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? स्विच ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो लैक्टोज वाले ऑपेरॉन में, ये लैक्टोज वाले ऑपेरॉन में क्या है कि लैक्टोज जब तक अवेलेबल नहीं रहेगा तब तक क्या होगा कि तब तक ये स्विच ऑफ रहेगा। जैसे ही लैक्टोज आता है वो इस एक्टिव रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, लैक्टोज बाइंड करेगा इस एक्टिव रिप्रेसर के साथ और ये बनाएगा इनएक्टिव रिप्रेसर, इनएक्टिव रिप्रेसर बनाएगा। और अब ये जो इनएक्टिव रिप्रेसर है ये जा करके बाइंड नहीं कर सकता, कांट बाइंड टू दी ऑपरेटर, ठीक है, ये कांट बाइंड टू ऑपरेटर जीन, ठीक है। ऑपरेटर जीन के साथ ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन आराम से नहीं हो पाएगा, ये तब तक क्या होगा? ये स्टॉप रहेगा, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हो आप लोग? सॉरी, ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, और बाइंड नहीं कर पाएगा तो इस कंडीशन में, सेकंड वाले केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये आगे बढ़ेगा और इन तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा और ये प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो किसकी प्रेजेंस में ये एक्टिवेट हुआ या इंड्यूस हुआ? लैक्टोज की प्रेजेंस में। जब तक लैक्टोज नहीं मिला ये स्विच ऑफ रहा, जैसे ही लैक्टोज मिला ये स्विच ऑन हो गया, ठीक है। तो इसको स्विच ऑन करना पड़ता है, इंड्यूस करना पड़ता है, किसकी प्रेजेंस में? लैक्टोज की प्रेजेंस में। यहां पर जो होता है लैक्टोज एक्ट्स एज एन इंड्यूसर, इस कारण से हम इसे इंड्यूसिबल ऑपेरॉन कहते हैं। यही कारण है कि लैक ऑपेरॉन को इंड्यूसिबल ऑपेरॉन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये ऑपरेट होता है कहां पर? कैटाबॉलिक पाथवे में। रिप्रेसर जो होता है ये प्रोड्यूस्ड, ये रेगुलेटर जीन के रेगुलेटर जीन से जो रेगुलेटर जीन से जो रिप्रेसर प्रोड्यूस हुआ है वो कैसे फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म करने के कहने का मतलब ये हो गया कि उसके ट्रांसक्रिप्शन से जो एंजाइम बना वो एंजाइम जा करके डायरेक्टली बाइंड कर सकता है ऑपरेटर जीन के साथ और आगे के जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो हम इसे एक्टिव रिप्रेसर कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं रिप्रेसिबल ऑपरेशन के साथ क्या होता है, ठीक है। देखिए ये रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है और इसमें भी क्या होगा? एक रेगुलेटर जीन, ये प्रोमोटर जीन और ये ऑपरेटर जीन। सेम कंडीशन, यहां पर भी एंजाइम आकर के प्रोमोटर के पास आएगा, बैठेगा, ठीक है। और ये जो है ये ट्रांसक्राइब होगा तो ये इस केस में क्या होता है? ट्रिप्टोफैन वाले ऑपेरॉन वाले केस में क्या होता है? ये इनएक्टिव रिप्रेसर बनाता है, इनएक्टिव रिप्रेसर। और इनएक्टिव रिप्रेसर हम जानते हैं कि इनएक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, कांट बाइंड टू दी ऑपरेटर। फिर क्या होता है कि अगर ये ऑपरेटर बाइंड नहीं कर पाएगा इसके साथ तो ये एंजाइम आराम से आगे बढ़ेगा और इसके जो स्ट्रक्चरल जीन के पार्ट्स होते हैं ए, बी, सी, डी एंड ई, ये
के स्ट्रक्चरल जीन के पार्ट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल जीन का आराम से ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बना, उससे क्या होगा कि एंजाइम बनेगा। ठीक है, ये देखिए 5 अलग अलग एमआरएनए बने अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन से, और उसके बाद क्या हुआ, इससे बना एंजाइम 1, इससे एंजाइम 2, इससे एंजाइम 3, इससे एंजाइम 4 और इससे एंजाइम 5। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये दोनों मिलकर के एक्शन करते हैं, ये दोनों साथ मिलकर के एक्शन करते हैं, और E3 अकेला एक्शन करता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक फैक्टर होता है जिसका नाम होता है, जो कि एक प्रिकर्सर है, कॉरिज्मिक फैक्टर। कॉरिज्मिक फैक्टर, इस कॉरिज्मिक फैक्टर को ये कन्वर्ट करके, इस पांचों एंजाइम के एक साथ एक्शन करने के बाद ये कॉरिज्मिक फैक्टर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्टोफैन में। ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका नॉर्मल कंडीशन है। ये नॉर्मली कैसा रहता है, स्विच ऑन मोड में रहता है और ट्रांसक्राइब करवा रहा होता है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में है। जब हम बात करते हैं कि इसके साथ इनएक्टिव रिप्रेसर के साथ जाकर के, जब इनएक्टिव रिप्रेसर के साथ प्लस होता है कौन, एक इनएक्टिव रिप्रेसर के साथ कौन बाइंड होगा, को रिप्रेसर, और इस को रिप्रेसर का नाम क्या है, ट्रिप्टोफैन। और यहां पर जो इनएक्टिव रिप्रेसर है इसे क्या कहते हैं, एपो रिप्रेसर। ठीक है, एपो रिप्रेसर। जो इनएक्टिव वाला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपो रिप्रेसर कहते हैं। एपो रिप्रेसर के साथ जाकर के कौन बाइंड करेगा, को रिप्रेसर, और को रिप्रेसर के बाइंड करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों फॉर्म मिल करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्टिव रिप्रेसर में। एक्टिव रिप्रेसर। अब बताइए, क्या ये एक्टिव रिप्रेसर जाकर के बाइंड कर सकता है ऑपरेटर के साथ, बिल्कुल कर सकता है। और जैसे ही जाकर के ये एक्टिव रिप्रेसर जाकर के बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करेगा। ठीक है ना, बाइंड्स टू, ये हम लिख रहे हैं यहां पर, बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन या ऑपरेटर जीन, और क्या होगा, जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक, एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है ये यूजुअली स्विच ऑन मोड में रहता है, इसको ऑफ किया जाता है किसके प्रेजेंस में, ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में, और तब ये जाकर के क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन ने कैसा काम किया, ट्रिप्टोफैन ने रिप्रेसर की तरह काम किया। इस कारण से इसे हम लोग रिप्रेसिबल ऑपेरॉन मॉडल कहते हैं। दोनों ऑपेरॉन मॉडल हम लोग साथ साथ स्टडी कर रहे थे। यहाँ का हमने मैकेनिज्म देख लिया, अब हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर ट्रिप्टोफैन जो है को रिप्रेसर की तरह काम करेगा, ऑपरेट्स इन एनाबोलिक पाथवे, ये कैटाबोलिक और ये एनाबोलिक। अगर इसमें हम बात करेंगे तो रिप्रेसर जो प्रोड्यूस होता है रेगुलेटर जीन के द्वारा, जो रिप्रेसर बनता है वो इनएक्टिव रिप्रेसर होता है, वो इनएक्टिव होता है। ठीक है, और इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपो रिप्रेसर कहते हैं। और जब ये एक्टिवेट होता है किसकी प्रेजेंस में को रिप्रेसर के प्रेजेंस में, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफैन कहते हैं। यही रीजन है कि इसमें इसके रेगुलेशन में कौन पार्टिसिपेट किया, ट्रिप्टोफैन। तो इस कारण से इसको हम लोग ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन मॉडल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, लैक ऑपेरॉन मॉडल कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम बचती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।